हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन रिजल्ट। नाउ वेलकम द टफेस्ट लेवल ऑफ सीए एग्जामिनेशन। हम कॉमर्स स्टूडेंट के जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, चाहे वो सीए में हो, चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे सीएफए हो, लेवल टू हमेशा कंसिडर करा जाता है सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन में। आप सर बोलेंगे कि ऐसा क्यों? लेवल टू सबसे टफ क्यों होता है? मतलब सी फाइनल एग्जामिनेशन सबसे टफ होना चाहिए या सी में फाइनल या सी एफ लेवल थ्री सबसे टफ होना चाहिए? तो सर होता है क्या है कि जो सी एंट्रेंस एग्जाम होता है या सी में एंट्रेंस एग्जाम जिसको हम सी फाउंडेशन भी बोलते हैं, तो उसका एक ऑलरेडी बेस हम 11th-12th में तैयार करते हुए सी फाउंडेशन एग्जामिनेशन देते हैं। माइट भी वो अपने 11th-12th से 50% ज़्यादा टफ होगा या माइट भी 100% ज़्यादा टफ होगा। तो उसका एक बेस अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बीएसटी वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। जिनके मैथमेटिक्स होता है तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी वो पढ़े हुए होते हैं। तो उसका एक बेस होता है, वही बेस हमारे फाउंडेशन में काम आता है। एक नया सब्जेक्ट ऐड होता है अपने फाउंडेशन में, बस लो का। बट सी इंटर लेवल पे आपका कोर्स पूरा ही चेंज हो जाता है। आपको एकदम ही मतलब जहाँ आप वन वन पंक्तियाँ या जो सीढ़ी होती है अपने नाल स्टेयर की, तो वो चढ़ते अपन को डायरेक्ट ही जंप मारना पड़ता है एक बड़े लेवल पे। तो सर आप बोलेंगे कि सी ए फाइनल तो सी इंटर से 4 टाइम 5 टाइम लेंदी या फिर टफ या डीप है, तो वाई सी इंटर इज कंसिडर टफेस्ट लेवल ऑफ सी एग्जामिनेशन? इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप सी फाउंडेशन से सी इंटर में आते हो तो उसका कोई बेस नहीं होता है। अकाउंटिंग में जरूर होगा, बट यहाँ पे आप सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हो। लो आप थोड़ा बड़ा डीप और लेंथ में फाउंडेशन के कंपेयर थोड़ा ज़्यादा होता है। ऑडिट बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट होता है आपके लिए। डीटीआईडीटी बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट होता है आपके लिए। कॉस्टिंग एंड एफएमएसएम भी बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है आपके लिए। बट सीए फाइनल एग्जामिनेशन में जो आप सीए इंटर पे जो बेस पढ़ते हो, जिसको हम नींव बोलते हैं, किसी भी मकान को बनाने के लिए उसकी ऊंचाई इतनी मैटर नहीं करती जितनी उसकी बेस मैटर करती है। तो वो जो बेस है वो सी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन है। आप यहाँ पे डी टी आई डी टी पढ़ोगे, वो आपको 4 टाइम डीप और लेंथी सी फाइनल में भी पढ़ने को मिलेगा, नो डाउट। थोड़ा ज़्यादा लेंथ होगी, ज़्यादा टफ होगा। बट यहाँ पे आप बेसिक क्लियर करते हुए सी फाइनल एग्जामिनेशन में जाओगे। आपको पता होगा कि डीटी होता है क्या, आईडीटी होता है क्या है। आपको पता होगा कि ऑडिट क्या होती है। आप ऑडिट आर्टिकलशिप में करके आपको एक ऑडिट का प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिल जाएगा, तो आपको सी फाइनल एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। अभी आपके पास कोई आर्टिकलशिप का एक्सपोजर है नहीं कि आपको सी इंटर में वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली समझ में आए, बट सी फाइनल में वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आएगी कि डीटी का क्या इंपॉर्टेंस है, आईडीटी का क्या इंपॉर्टेंस है, अपना इसका ऑडिट का क्या इंपॉर्टेंस है। एफआर थोड़ा हायर लेवल पे अपन पढ़ेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो कि अकाउंट्स का ही दूसरा नाम है। यहाँ पे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, फाइनल में अपन इंडेक्स वगैरह पढ़ेंगे। उसी तरीके से अपन यहाँ पे जो कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, तो कॉस्टिंग का ही पहले जो पुराना कोर्स होता था उसका अपडेटेड डीप वर्जन और लेंथी वर्जन सी फाइनल एग्जामिनेशन में होता था, जो कि अब एस के टाइप में अपन को वो एग्ज़ाम देना होता है। तो सर इतना टफ लेवल है ये। यस। तो इसको पास करना भी मुश्किल होता होगा? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई टफ मैच है, मान लो कोई क्रिकेट मैच है, टफ मैच है, अपना मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है या फिर पाकिस्तान या फिर न्यूजीलैंड या इंग्लैंड के साथ है, तो हमें एक या दो बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन एंड जो फिनिशर लेवल पे एक बैट्समैन, ऐसे बैट्समैन चाहिए होते हैं जिस पर अपन भरोसा कर सके, जो सेंचुरी मार सके, जो हमारे स्कोर को आगे बढ़ा सके। तो ऐसे ही दो सब्जेक्ट हमारे कोर्स के अंदर है। सर कौन कौन से दो सब्जेक्ट? पहला सब्जेक्ट है हमारा कॉस्टिंग। यस, आपने सही सुना। सर अकाउंट्स क्यों नहीं, ऑडिट क्यों नहीं, लो क्यों नहीं? सर ऐसा है कि ऑडिट में ना आप आपके सीनियर से पूछना। ऑडिट में बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत ग्रुप पास हो गए, ऑडिट में एग्जाम सॉरी कॉस्टिंग में एग्जाम्शन है, एफएमएसएम में एग्जाम्शन है, आप फर्स्ट ग्रुप पास हो, पर ऑडिट लटका देता है। ऑडिट में एग्जाम्शन लाना ही अपने आप में 100 मार्क्स लाने के बराबर है। लॉ के अंदर थेरी सब्जेक्ट है, थेरी नेचर है उसका, हम उसमें ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। डीटी आईडीटी, आईडीटी डीटी दोनों ही जो सी करिकुलम में जो एक चार्टेड अकाउंटेंट बनता है, तो उसके अंदर उसका वो कोर एरिया हो जाता है। आईसीआई का एक कोर एरिया में से डीटी आईडीटी है।
आप जब डीटी पढ़ोगे आपको समझ में सब कुछ आएगा, प्रोविजन याद हो जाएगा आपको, आपको अंडरस्टैंडिंग सारी आ जाएगी। पर जब आप पढ़ने जाओगे, जब आप एग्जाम देने जाओगे, आईसीआई पेपर ही ऐसा बनाता है डीटी आईडीटी का, क्योंकि वो कोर एरिया आ जाता है ना आईसीआई का, कि बच्चे की वो डेप्थनेस या अंडरस्टैंडिंग चेक करता है, तो उसमें भी हम इतना स्कोर नहीं कर पाते। तो सर फिर स्कोर कैसे करेंगे? अकाउंट्स में कर सकते हैं, कॉस्टिंग में कर सकते हैं, एफएमएसएम में कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। पर सर आपने कॉस्टिंग और एफएमई क्यों बोला कि ये दो ही सब्जेक्ट है जो हम हमारे अच्छे बेटर बैट्समैन बन सकते हैं? मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो एकदम नए हैं, वहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स देने होते हैं। वो सबसे लेंदी पेपर उसका आता है, फर्स्ट पेपर वो आता है। फर्स्ट पेपर का एक प्रेशर होता है अपने ऊपर, अनलेस अनटिल अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर दिए हुए हैं, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दिए हुए, तो इतना प्रेशर फील नहीं होता है। बट फर्स्ट पेपर इज फर्स्ट पेपर, उसका तो हमारे ऊपर प्रेशर रहता ही है। तो जब आते आते हम फोर्थ या सिक्स्थ पेपर देते हैं, तो हम एग्जाम से यूज टू हो गए होते हैं और हमें लगता है कि ना, मतलब इतना टफ नहीं है जितना प्रेशर हम ले रहे हैं। तो कोस्टिंग एंड एफएम इज द सब्जेक्ट, यहाँ पे अपन फुल आउट ऑफ फुल स्कोर भी कर सकते हैं। सर कर सकते हैं? हाँ सर, काफ़ी जनों ने करा है। कोस्टिंग के अंदर काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 90 प्लस, 95 प्लस और 100 आउट ऑफ 100 भी लाए हुए। एफएम के अंदर 50 आउट ऑफ 50 भी आते हैं। जब मैं इंटरमीडिएट लेवल पे था, मेरे खुद के उस टाइम 60 और 40 का होता था, 60 मार्क्स का एफएम, 40 मार्क्स का इको। तो मेरे 60 आउट ऑफ 60 आए थे एफएम में, एंड कॉस्टिंग के अंदर मेरे 70 प्लस मार्क्स आए थे। तो ये दो सब्जेक्ट ऐसे। तो अभी जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जो अपना एक ओपनिंग बैट्समैन भी हो सकता है, अच्छा बैट्समैन भी हो सकता है, जो हमको फुल आउट ऑफ फुल नंबर दिलाए, वो है कॉस्टिंग। यस, कॉस्टिंग में आप 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर, 100 नंबर कुछ भी स्कोर कर सकते हो। एक होता है कि एक बच्चा है जो केवल 50 नंबर के लिए पढ़ रहा है, और एक बच्चा है जो 80 नंबर, 90 नंबर, 100 नंबर के लिए पढ़ रहा है। दोनों की मेंटेलिटी में पूरा चेंज होगा। यस। तो सर ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कॉस्टिंग? कॉस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कॉस्टिंग ही ऐसा सब्जेक्ट होता है जो अपन को रैंक लाने में भी हेल्प करता है। बट रैंक क्या लिमिटेड होती है, रैंक 50 जनों की आ सकती, पर 100 आउट ऑफ 100, 90 प्लस, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि केवल 50 बच्चों की आएगी या फिर 100 बच्चों की आएगी। चाहे तो जितने भी इंटर में पेपर दे रहे बच्चे, सबके सब एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और सबके सब बेस्ट पेपर उसको बना सकते हैं कॉस्टिंग को। ठीक है सर। तो ये तो एक मोटिवेशन हो गया अपना कि कॉस्टिंग को अपन को अच्छे से क्यों पढ़नी है, कॉस्टिंग को कैसे पढ़नी है। और कॉस्टिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लेवल 2, जो कि सबसे टफ लेवल माना जाता है, उसके अंदर एक अच्छा स्कोर दिला सकता है। अगर आपने कॉस्टिंग में 80 प्लस भी स्कोर कर लिए, तो बाकी आपके नंबर लाने के लिए आपको 300 में से केवल 220 नंबर ही चाहिए होंगे, जो कि आपको एवरेजिंग करके 50 से भी कम, 40 टू 50 के बीच में आप नंबर लाओ, तो भी आपका बहुत ग्रुप निकल सकता है। ठीक है सर। इसलिए कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। इसको अपन साथ पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और ट्राई करेंगे कि एक अच्छा स्कोर करें। तो सर इसके अंदर एग्जाम्शंस कैसे आती है, या फिर अपन कॉस्टिंग में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं? जब मैं इंटरमीडिएट लेवल पे था, मैं हमेशा मॉक टेस्ट, जो हमारी क्लास में टेस्ट हुआ करते थे, मैं वो देता था, और हमेशा मेरे 80 प्लस, 90 प्लस, 70 प्लस ये नंबर आते थे। जी सर, आपके भी आ सकते हैं। बट जब मैं सी फाइनल एग्जामिनेशन देने गया, तो मेरे केवल 71 मार्क्स आए, यानी कि जस्ट 70 प्लस में 1 एक्स्ट्रा मार्क्स। तो वहाँ पे मेरे से क्या गलती हुई थी? वहाँ से एक्चुअली कॉस्टिंग इज द सब्जेक्ट जहाँ पे सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है। तो सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए हमें कॉस्टिंग में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस हमारे जो आईसीआई ने मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए हैं, आरटीपीस इशू करती है, एमटीपीस इशू करती है, जो पास पेपर है उनकी, जो क्लास में टेस्ट होते हैं, जो आईसीआई के मॉक टेस्ट होते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट होते हैं, हमें उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे हम सिली मिस्टेक अवॉइड करके कॉस्टिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सर सिली मिस्टेक स्टेप मार्किंग तो होती होगी ना, कि मतलब सिली मिस्टेक हो गई बट स्टेप के नंबर तो मिलते होंगे ना? जी नहीं, मतलब आईसीआई का मार्किंग पैटर्न और 11-12 का मार्किंग पैटर्न बिल्कुल अलग है। आप 11-12 में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करोगे, आपने इनपुट अगर गलत भी डाल दिया और आउटपुट गलत आया, तो अभी आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगी। बट नाउ यू आर डूइंग ए प्रोफेशनल कोर्स, सबसे बड़ा प्रोफेशनल कोर्स हमारे इंडिया का।
तो इसके अंदर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। आप फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आईसीआई चाहता है कि एटलीस्ट एग्जामिनेशन में आप वो सिली मिस्टेक ना करें। तो उसके लिए अगर आपने इनपुट ही गलत डाला है और आउटपुट गलत आया, आपने सारी स्टेप सही लिखी है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट 0 मिलेंगे। तो उस चीज़ को हमें रेक्टिफाई करने के लिए, उस चीज़ को हमें सही करने के लिए या उस सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एटलीस्ट एग्जाम से पहले क्लास के अलावा, क्लास आपने ली, हाथों हाथ 2 घंटे की क्लास थी, 2.5 घंटे की क्लास थी, आपने ऑन द स्पॉट उसी दिन आधा घंटा या 40 मिनट निकाल के उसको वापस पढ़ लिया। और जो भी होमवर्क में, सारे क्वेश्चन तो अपन यहाँ करेंगे, पर जो भी क्वेश्चन वापस मैंने करने को बोला कि आप ये क्वेश्चन एक बार वापस कर लीजिए, तो 40-50 मिनट निकाल के हाथों हाथ आपको वो पढ़ना पड़ेगा। एंड उससे पहले आपका 2 बार रिवीजन जरूर होना चाहिए। यस, क्योंकि सीए फाइनल में तो क्या होता है, आर्टिकलशिप भी चलती है, आर्टिकलशिप के साथ साथ पढ़ाई भी चलती है, फिर हमें लास्ट के 6 महीने ही मिलते रिवीजन के लिए। यहाँ पे इंटर में 9 महीने केवल और केवल हमारे पास पढ़ाई ही करनी है, ना आर्टिकलशिप का प्रेशर, ना ही अदर थिंग्स। तो आप क्लास के बाद आराम से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, जो पढ़ाया वो वापस पढ़ के, जो संडे टू संडे या फिर जो भी टेस्ट हमारा, जैसे कोई टॉपिक खत्म हुआ या कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसका टेस्ट हुआ, आप वो पढ़ के टेस्ट दे सकते हैं। और एग्जाम से पहले आपका एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, तो आप कोस्टिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सर आप मेरे को बताइए कि कोस्टिंग का रोड मैप क्या रहेगा, कोस्टिंग का हमारे मटेरियल में क्या क्या कवर होगा। सीए इंटर के जो कोस्टिंग सब्जेक्ट है, ये पेपर 4 होगा हमारा, ग्रुप 2 का पहला पेपर। वो ये बेस्ट बैट्समैन अपना, इसके अंदर आप जितना चाहे उतना स्कोर कर सकते हो। एटलीस्ट इसके अंदर आप एग्जामिशन तो लाने की सोचो ही सोचो, माइट भी आप इससे ज़्यादा ला सकते हो, 70, 80, 90, 100, बट मिनिमम एग्जामिशन का हमारा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि यही सब्जेक्ट है जो हमको बोथ ग्रुप पास कराने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। यस सर। तो ये पेपर 4 है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सी इंटर में। इसमें हमारी कवरेज क्या होगी सर, ये जो कॉस्टिंग सब्जेक्ट है ये सीए इंटर लेवल पे और सीए में इंटर लेवल पे सेम सब्जेक्ट है, बस एक टॉपिक हमारे जाता है, एक टॉपिक उनके जाता है, बाकी सेम है। तो 95% कोर्स सारा सेम है। तो हमारे इसके अंदर मटेरियल में क्या क्या कवर होगा, मटेरियल में आईसीआई का जो स्टडी मेट जो मॉड्यूल होता है, स्टडी मेट मॉड्यूल, वो कवर होगा, पास्ट पेपर्स कवर होंगे, एमटीपीज कवर होगी, आरटीपीज कवर होगी, एंड सीएमए इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस कवर होंगे, क्योंकि कभी आईसीआई वहां से ले लेता है, कभी वो आईसीआई के इसमें से ले लेता है, तो दोनों को कंबाइन करके हम हमारा मटेरियल बनाएंगे। अब सर मेन मुद्दे पे आते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है सर, ऑब्जेक्टिव सीए इंटर के हमारे कोर्स में वो हमारा ऑब्जेक्टिव है, कॉस्टिंग पढ़नी क्यों है, अच्छा स्कोर करने के लिए पढ़नी, एक ही ऑब्जेक्टिव हो सकता है, यही हमको बहुत ग्रुप पास करेगी, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। पर सर रियल लाइफ में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हम कॉस्टिंग पढ़ क्यों रहे, मतलब पास होने के लिए तो पढ़ रहे, बहुत ग्रुप पास होने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए अपन पढ़ रहे, पर अपन कॉस्टिंग रियल लाइफ में क्या इंप्लीमेशन है इसका, या ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। 3 ऑब्जेक्टिव है इसके। पहला, कॉस्ट डिटर्मिनेशन। एटलीस्ट जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं जिसको, वहां पे हम केवल रिकॉर्ड्स करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कि हम जान सके कि हमारा ओवरऑल क्या कहते हैं मतलब हिसाब किताब हो, मतलब वहां से अपन को पता नहीं चलेगा कि किस प्रोडक्ट में हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। तो एक कॉस्ट डिटर्मिनेशन के लिए कॉस्टिंग हम पढ़ते हैं। कॉस्ट डिटर्मिनेशन क्यों करते हैं अपन, कॉस्ट डिटर्मिनेशन करते हैं अपन कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल के लिए। सर कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला ना कि लेवल 2 या फिर जो सेकंड थिंग होती है वो हमेशा बेस्ट होती है, या फिर जो सबसे ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे सी इंटर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो इंडिया में अपनी कार बेचती है, कितने रुपए में बेचती है, 9 लाख रुपए में बेचती है। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में, वो 9 लाख रुपए में अपनी कार सेल करती है, और उसकी कॉस्टिंग क्या है, उसकी कॉस्टिंग है 7 लाख रुपीज। उसका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ उसका 2 लाख रुपए। यस, तो अपना 2 लाख रुपए इसका प्रॉफिट हुआ। अब
जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसकी वजह से इंडिया के अंदर एक और कार कंपनी आ जाती है। इस कार कंपनी को अपन नाम दे देते हैं C1, और दूसरी जो कार कंपनी आई है उसको नाम दे देते हैं अपन C2। ये कार कंपनी आई इंडिया में और इसने अपनी प्राइस रखी 8,50,000। ठीक है, उसने 8,50,000 रखी। अब जो C1 जो कार बनाती है, सेम कार C2 अपन को सप्लाई कर रही है मार्केट में, मतलब डिजाइन सेम है, कंफर्ट सेम है, एवरेज सेम है, मतलब एकदम आइडेंटिकल, कोई डिफरेंस बता ही नहीं सकता है। आप मेरे को बताइए आप कौन सी कार खरीदना पसंद करेंगे, 9 लाख वाली या 8.5 लाख वाली? सब कुछ सेम, कोई एग्जम्पशन नहीं कि इसमें ये अच्छा होगा। अपन ये एग्जम्पशन मान के चल रहे कि सब कुछ सेम है, ऑफकोर्स 8.5 लाख वाली। तो अपन को भी प्राइस तो कम करनी पड़ेगी, कार वन को भी जो कंपनी है उसको प्राइस कम करनी पड़ेगी। तो ये कार ठीक है 7 लाख की कॉस्टिंग है, 8,50,000 में भी बेचेंगे, 1.5 लाख रुपए कमा लेंगे। तो उसने क्या करा, कार वन ने भी अपने जो कार की प्राइस है वो 8.5 लाख रुपए कर दी। बट जो कार टू थी कंपनी, उसको तो मार्केट में अपना पैर जमाना है, तो उसने क्या करा, प्राइस कर दी 7 लाख रुपीज। यस, अब 7 लाख रुपीज कर दी। अब कार वन की कॉस्टिंग कितनी आ रही थी अपनी, कार वन की कॉस्टिंग भी आ रही थी अपनी, कार वन की कॉस्टिंग कार की थी 7 लाख रुपीज। ये इसकी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस। अब कार वन की कॉस्टिंग जो आ रही थी 7 लाख रुपए आ रही थी, वो कार टू अपनी कार को 7 लाख रुपए में बेच रही है। अब क्या अपन डिसीजन लेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस अगर अपन 7 लाख में बेचते। बट जो कॉम्पिटिटर है उसको पैर भी नहीं जमाने देना है। अगर एक बार उसने मार्केट शेयर ले लिया, जैसे जियो आया, उसने एक बार मार्केट शेयर ले लिया, तो बस एक एयरटेल सस्टेन कर पाई। वोडाफोन आइडिया, जो दूसरी जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज थी वो लगभग खत्म हो गई। वोडाफोन आइडिया भी अभी टिका हुआ है, बट जो दूसरी छोटी मोटी जितनी भी कंपनीज थी वो सब जियो के आने के बाद खत्म हो गई। तो कार वन ये रिस्क तो ले नहीं सकता कि इसको मार्केट शेयर दे दे। तो मार्केट शेयर को ना देने के लिए कार वन अपनी जो कॉस्टिंग है, जो उसकी कार की कॉस्टिंग आ रही 7 लाख रुपए, सेलिंग प्राइस भी वो कर देता है उसकी 7 लाख रुपए। नो प्रॉफिट नो लॉस। अब हम आगे चलते हैं, कार टू क्या कहता है, उसको तो मार्केट शेयर चाहिए। उसने उसकी कार की प्राइस कर दी 6,50,000 रुपए। सर अब क्या करें, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। 7 लाख की कॉस्टिंग हमारी आ रही कार वन की, कार टू जो कंपनी है वो C2 जो कंपनी है वो 6.5 लाख में बेच रही है। तो अब हम प्राइस कम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर पर यूनिट जो अपन सेल आउट करेंगे उस पर अपन को 50,000 रुपये का लॉस होगा। तो अपन ने पता करा है कि यार ये इतना सस्ते में बेच कैसे पा रहा है, तो अपन ने उसके बारे में पता कराया और अपन को पता लगा जो कार टू है, C2 है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है, यानी कि इसकी कार मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट 4.5 लाख रुपए तक आती है। ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, जो ये मटेरियल यूज़ करता है, जो इसकी मटेरियल की क्वांटिटी स्टॉक में रहती है, जो इसकी वर्किंग कैपिटल इसने लगा रखी है, ये बहुत ही आइडल लगा रखी है। मतलब जो कार टू है ये एक ऐसी क्वांटिटी में मटेरियल ऑर्डर करता है कि इसके आइडली टाइम भी खाली ना जाए और एक्सेस ओवर स्टॉकिंग भी ना हो। इसकी वर्किंग कैपिटल इसने ऐसे लगा रखी कि इसको एक्सेस इंटरेस्ट ना पे करना पड़े, इसको एक्सेस रेंट ना पे करना पड़े, और अगर स्टॉक इसके पास उस वे में अवेलेबल रहता है कि अगर कभी ऐसा खत्म हो गया तो आइडल टाइम जो होता है वर्कर्स का वो इतना ज़्यादा ना रहे। तो ये सब एफिशिएंट तरीके से C2 वर्किंग करती है। तो ये जो C2 वर्किंग करती है बहुत ही एफिशिएंट तरीके से करती है, और इसके अंदर C2 अपना काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव बन जाती है। यानी कि मटेरियल वो उस क्वांटिटी में ऑर्डर कर रही है जितनी रिक्वायर्ड है, ना तो उसका एक्सेस इंटरेस्ट लग रहा है वर्किंग कैपिटल में, ना रेंट लग रहा है, ना एक्सपायरी हो रही। ज़्यादा मंगा लिया तो एक्सपायरी हो जाएगी, और कम मंगा लिया तो आइडल टाइम रहेगा, मतलब लेबर की कॉस्ट अपन ज़्यादा पे करेंगे। तो वो सब कुछ एक परफेक्ट वे में करती है। पर C1 ये चीज़ नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही थी। तो ये सब चीज़ करने के लिए अपन को एक तो कॉस्ट डिटरमाइन करनी पड़ेगी, देन कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसकी अलग अलग टेक्निक्स होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से एक टेक्निक समझाता हूँ, वैसे आगे चल के अपन सारी टेक्निक्स इन डिटेल पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल एक टेक्निक बताता हूँ मैं आपको। एक बार की बात है, एक एयरलाइंस थी USA की, तो उस एयरलाइंस के अंदर वो लॉस कर रही थी।
तो की मैनेजर पर्सन के आपस में मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सब सोच रहे थे कि हम कैसे मतलब कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, कैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं और एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक लेडी थी, तो उन लेडी ने बताया हम एक काम करते हैं, जो सैलेड सर्व करते हैं, जो टमाटो सर्व करते हैं, तो एक टमाटो से 5 स्लाइस बनती, हमें एक स्लाइस उसमें से हटा देनी चाहिए। तो वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते क्या एक स्लाइस हटाने से हमारी कॉस्टिंग में क्या इफेक्ट आएगा, मतलब ये कैसे हेल्प करेगा। मतलब आप ही सोचे ना कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वहाँ पे आपको सैलेड सर्व हुआ, आपको वहाँ पे सैलेड में से मान लो हमेशा 5 स्लाइड सर्व होती थी टमाटो की, आज 4 ही हुई, आपका ध्यान जाएगा क्या? नहीं जाएगा, बिल्कुल माइनर चीज़ है। तो उन्होंने बोला कि यार मतलब इनसिग्निफिकेंट ये, तो ये कैसे हेल्प करेगा हमें कॉस्ट कंट्रोल में। तो उन्होंने एक मैथमेटिक्स के थ्रू बताता हूँ, उन्होंने एक कैलकुलेशन करी थी आज के हिसाब से, ये 1970s 80s की बात है, पर आज के हिसाब से मैं ये सिनारियो आपको समझाता हूँ। एक टमाटो के अंदर 5 पीसेस होते हैं और एक टमाटो जो है 0.5 सेंट यानी कि $0.5 का पड़ता है, अप्रोक्स 45 रुपीज़ का। तो जो एक स्लाइस है इसकी वो 9 रुपीज़ की पड़ती है, यानी कि देखा जाए तो 0.1 सेंट। और ऑन एन एवरेज हमारे 250 लोग एयरप्लेन में ट्रेवल करते हैं, तो हमारे मल्टीप्लाई बाई 0.1 $25 एक फ़्लाइट में हमारे सेव होते हैं। और ये फ़्लाइट आना जाना ऐसे 2 बार करती है, यानी कि टोटल 4 बार इसका रूट चेंज होता है। तो हम एक फ़्लाइट के अंदर $100 बचा लेते हैं। हमारी 100 फ्लाइट ऑन एन एवरेज डेली उड़ती है, तो उसके अंदर अपन रोज के $10,000 बचा लेते हैं, एंड साल के 365 दिन, तो ऑन एन एवरेज अपन 36,50,000 की सेविंग्स कर रहे हैं केवल एक टमाटर की स्लाइस कम करके। तो कॉस्टिंग की ये एक मेथोलॉजी है, कॉस्ट कम करने की ऐसे कई तरह की मेथोलॉजी है कॉस्टिंग के अंदर, तो हम यही आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ये एक मैंने आपको भी बताया कि कॉस्ट कंट्रोल और रिडक्शन कैसे हो सकता है। अब आता है अपना थर्ड स्टेज, डिसीजन मेकिंग। हमारा पहला तो हो गया कि अपन कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे कहाँ पे क्या कॉस्ट लग रही है। सेकंड, कॉस्ट कंट्रोल और रिडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, डिसीजन लेने में इंपॉर्टेंट है, इसकी टेक्निक्स क्या होती है, टेक्निक वगैरह। फिर अपन ने कॉस्ट रिडक्शन और कंट्रोल भी सीख लिया, फिर अपन लेंगे डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही होगी, बट वो सप्लाई उसकी कम होगी, या अपन इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर हम इन हाउस उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हमको इन हाउस ज़्यादा खर्च आ रहा है बजाय आउटसोर्स करने के। तो हम ये सारा डिसीजन बनाएंगे, हमको कौन सी 2 मशीनें खरीदनी है, कौन सी मशीन में हमारे पर यूनिट कम कॉस्ट आएगी करके वगैरह। ये सारे जो भी डिसीजन है वो अपन कॉस्ट कंट्रोल और डिटर्मिनेशन के बाद डिसीजन मेकिंग। तो ये टोटल 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे कॉस्टिंग के, ठीक है सर। वो सबसे इंपॉर्टेंट अपना इसके अंदर कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन वाला टॉपिक होता है। ये तो हमारी भी जनरल बात। अब अपन बात करते हैं कि सर कॉस्टिंग का रोड मैप क्या होगा। आपने बहुत बात कर ली कि सर मतलब कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कॉस्टिंग तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सीए फाइनल लेवल के लिए, अपन कॉस्टिंग क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब अच्छा स्कोर करने के लिए भी पढ़ रहे हो, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है रियल लाइफ में। पर हमारा कॉस्टिंग का रोड मैप क्या रहेगा सर, कॉस्टिंग का रोड मैप क्या रहेगा। तो कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो सबसे पहले आपको ना कॉस्टिंग को समझने के लिए आपको एक इमेज करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पे एक फैक्ट्री है, ये एक फैक्ट्री है अपनी, ये एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री में क्या होता है, हमें एक आउटपुट बनाना है। आउटपुट बनाने के लिए हमें सबसे पहले इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी। इनपुट यानी मटेरियल। चलो सपोज करो कि हमारे कपड़ा बनाने की एक फैक्ट्री है, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, तो मटेरियल हमारे क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। मतलब शर्ट बनाने की फैक्ट्री है हमारी, या पैंट बनाने की रेमंड की एक फैक्ट्री है, तो हमारा जो सबसे मेजर मटेरियल होगा वो क्या होगा, फैब्रिक, कपड़ा, उससे अपन शर्ट बनाएंगे। तो जो पहली रिक्वायरमेंट होती है किसी भी अपने फैक्ट्री के अंदर, वो होती है मटेरियल। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है मटेरियल कॉस्टिंग। ये एग्जामिनेशन में 8 से 12 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 20 नंबर का भी आता है। इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है,
थियरी क्वेश्चन भी आता है। तो मटेरियल कॉस्टिंग। सेकंड जो इम्पोर्टेंट हमारा स्टेज होती है, कपड़ा तो आ गया, जैसे अपन को शर्ट बनानी, कपड़ा तो आ गया, पर उसको फाइनल कन्वर्ट करने के लिए, शर्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे को रिक्वायरमेंट होगी मशीनरी की, लेबर की, स्किल लेबर की। तो हमारे आता है एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर। जो स्किल वर्कर्स जो इनपुट को, रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो हमारा सेकंड चैप्टर होगा एम्प्लॉय कॉस्ट। ये एग्जामिनेशन में आपके 9 से 10 नंबर का आता है। देन अपना आएगा एक्सपेंसेस, जो कि हमारे अदर जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि लाइक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री का रेंट हो गया, या फिर जो बाहर चौकीदार बैठता है उसकी सैलरी हो गई। और अपन बात करें तो नहीं, चौकीदार की जो सैलरी वो तो हमारे एम्प्लॉय के अंदर आ जाएगी, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर। पर जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, अपना क्या कहते हैं वर्किंग कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया, ये सब हमारे एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। अब होता क्या है सर, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, ये 3 चीज़ें होती है। इन 3 चीज़ों के अलावा जो चौथी चीज़ होती है वो होती है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होते हैं, ये अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग में बताऊंगा। अभी के लिए अपन इसको पेंडिंग रखते हैं। ये हमारा 4th चैप्टर है और ये भी 10 नंबर का मिनिमम आता है। और ओवरहेड्स मैं आपको अभी टाइप ऑफ कॉस्टिंग में बताने वाला हूँ। और ओवरहेड्स के बाद हमारा जो 5th चैप्टर है वो है हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ओवरहेड्स का ही एक अपडेटेड वर्जन, मोर साइंटिफिक वर्जन। यानी कि इसमें अपन जो ओवरहेड्स होते हैं उनको डिवाइड बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। ये भी हमारे कोर्स का पार्ट है और ये भी 10 नंबर का आपके एग्जामिनेशन में आता है। फिर हमारे क्या एक प्रोसेस ही होती है, एक से ज़्यादा प्रोसेस होती है ना, कि लाइक कोई पर्टिकुलर हमारा मतलब शर्ट है, एक जगह पे वो कटिंग हुई, सेकंड स्टेज में उसकी सिलाई हुई, थर्ड स्टेज में उसके बटन लगे। तो अलग अलग प्रोसेस होती है। तो जो हमारी प्रोसेस और ऑपरेशन कॉस्टिंग होती है, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, ये भी हमारा एक चैप्टर है। वही हमारे 8 नंबर का चैप्टर है, 8 से 10 नंबर का ही अपने आता है। फिर हमारे आता है जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, यानी कि बैच में बनाए, यूनिट में बनाए, अपन खुद बनाए या आउटसोर्स करे, या कैसे कस्टमाइज करना है, वो जॉब कॉस्टिंग में पढ़ते हैं अपन। फिर आता है अपना अगला चैप्टर जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। ये हमारा 5 नंबर का आता है। अब मैं एक चीज एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। आपने क्रूड ऑयल का नाम सुना होगा। क्रूड ऑयल जो बेसिकली डीजल, पेट्रोल, डामर, या फिर हमारे जो एयरप्लेन्स होते हैं उसका जो फ्यूल होता है वो बेसिकली क्रूड ऑयल से बनता है। तो ये सब जो है डीजल, पेट्रोल, वैसलीन, ये सब पेट्रोल क्रूड ऑयल के जॉइंट प्रोडक्ट है। तो इसमें हमारी एक साथ कॉस्टिंग आती है, मशीन एक साथ लगती है। तो जो उसका डेप्रिसिएशन होता है वो हम कैसे चार्ज करें, मतलब सारा पेट्रोल पे चार्ज कर दे या सारा अपन डीजल पे चार्ज कर दे? ऑफ कोर्स नॉट। अपन एक वे होता है जो कि अपन इस चैप्टर है हमारा जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, उसके अंदर अपन सीखेंगे कि जो एक मेन कॉस्ट होती है जो कि जॉइंट प्रोडक्ट पे एज ए होल लगती है, उसको अलग अलग प्रोडक्ट में कैसे डिवाइड किया जाता है। देन अपना जो अगला चैप्टर आता है वो आता है सर्विस कॉस्टिंग। जैसे कि अपन फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री में अपन ने इनपुट डाला, वहाँ पे मटेरियल, लेबर ने उसको फर्दर प्रोसेस करी, वो आउटपुट बन गया। फैक्ट्री का पूरा ये सिनारियो होता है। पर कॉस्टिंग केवल फैक्ट्री की होती है। अब ये सी इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, या फिर रोडवेज बसेस हो गई, या फिर अदर कुछ भी अपने बिजनेसेस हो गए सर्विस सेक्टर वाले, तो उसके अंदर कॉस्टिंग कोई तो वे होता होगा ना। तो उसका जो वे होता है वो होता है सर्विस कॉस्टिंग। जो अपन सर्विस कॉस्टिंग में सीखेंगे कि सी कोचिंग क्लासेस की, हॉस्पिटल की, या फिर बसेस की, ट्रांसपोर्टेशन की अपन कॉस्टिंग कैसे निकालें, तो वो अपन सर्विस कॉस्टिंग में सीखेंगे। देन हमारा जो ये सर्विस कॉस्टिंग में अपने 8 से 10 नंबर का आता है कोर्स के अंदर। देन जो अगला पार्ट है वो है अपना बजट एंड बजटरी कंट्रोल। सर अपन जब कॉस्टिंग पढ़ते हैं ईयर के स्टार्टिंग में अपन क्या चीज़ करते हैं, अपन बजट बनाते हैं। बजट बनाते कि अपन होल ईयर क्या चीज़ करेंगे, कैसे करेंगे, किधर क्या कॉस्ट आएगी। तो वही चीज़ अपन बजट एंड बजटरी कंट्रोल में सीखेंगे कि ईयर के स्टार्टिंग में अपन एक बजट बनाएंगे एंड ईयर के एंड में अपन उस बजट को एनालाइज करेंगे कि उस तो वो एनालाइज करेंगे, उसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ईयर के स्टार्टिंग में अपन जो बजट बनाते हैं फॉर हमारे पर्पस ऑफ कॉस्टिंग, हमारे कॉस्ट निकालने के लिए, वो तो अपन बजट एंड बजटरी कंट्रोल के अंदर सीखेंगे। और ईयर के एंडिंग में
हमारी उस बजट से अपन कितना कंप्लाई कर पाए एक्चुअली, यानी कि मतलब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की वजह से अपन कितने फेवरेबल रहे या कितने एडवर्स रहे। मतलब एक प्रोसेस में एक प्रोसेस में तो अपन ने प्रॉफिट करा, मतलब अपनी कॉस्ट कम हो गई। मतलब एक प्रोसेस करी अपन ने, बजट हमारा था 1 लाख रुपए पर हमारे 70,000 रुपये उसके अंदर लगे, यानी 30,000 का प्रॉफिट हुआ अपन, मतलब 30,000 कम खर्चा है अपना। पर एक दूसरी प्रोसेस थी, वो अपने 50,000 की थी पर उधर 70,000 लग गए, यानी कि 20,000 बढ़ गए। तो हमारे ओवरऑल 10,000 रुपये का ही बेनिफिट हुआ। वही अगर बजट के हिसाब से अगर 50,000 ही होता तो हमको 30,000 का प्रॉफिट हो सकता था, कम कॉस्ट लग सकती थी। तो वही एनालाइज करेंगे अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कि किस किस वजह से हमारे वेरियंसेस आए हैं। वेरियंसेस कैसे भी हो सकते हैं, फेयरल भी हो सकते हैं, एडवर्स भी हो सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटी के कारण हो सकते हैं। और सबसे लास्ट में अपन पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। ये हमारी डिसीजन मेकिंग स्पेशल, जो हमारे डिसीजन लेने होते हैं या स्पेशल ऑर्डर्स आते हैं उसके अंदर ये हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग काम आता है। अब जो हमारे 2 चैप्टर बच गए हैं, हम अपन ने तैयार चैप्टर डिस्कस कर लिए, मैं ये बता देता हूँ इनकी मार्किंग भी। जो हमारा मटेरियल कॉस्टिंग है ये 8 से 12 नंबर का मिनिमम आता है, कभी कभी 20 नंबर का भी आ जाता है, क्योंकि इसमें से थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत बार। फिर हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट 9 से 10 नंबर का होता है, ओवरहेड्स 10 नंबर का होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 10 नंबर का होता है, कोस्ट शीट 10 नंबर का होता है। एक्चुअली मेरा ये रह गया था कोस्ट शीट। आपने मटेरियल निकाला, लेबल निकाला, ओवरहेड्स निकाला, इन सबको आप लाइन वाइज एक स्टेटमेंट बनाओ और कॉस्टिंग निकालोगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रही, तो जो स्टेटमेंट बनता है ना वही कॉस्ट शीट है। ये देखा जाए तो एक अलग से चैप्टर आईसीआई ने बनाया है, बट इसका बेसिस मटेरियल चैप्टर, लेबर चैप्टर, ओवरहेड चैप्टर बेसिकली यही रहता है। तो कॉस्ट शीट भी हमारा 10 नंबर का आता है। प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग 8 से 10 नंबर का आता है, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट 5 नंबर का आता है, सर्विस कॉस्टिंग 8 से 10 नंबर का आता है, बजटरी 8 से 10 नंबर का आता है, स्टैंडर्ड 10 से 12 का आता है, मार्जिनल 10 से 12 नंबर का आता है। हमारा चैप्टर 1 है, उसमें से थ्योरी क्वेश्चन आता ही आता है एक 5 नंबर का। तो सर अभी तो हम केवल अंडरस्टैंडिंग लेंगे, एक बार हमारा कोर्स हो गया तो हर एक बच्चे का एक अपना एक्सपर्टीज होता है। तो एबीसी जो होता है कि मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, उसके उससे कम क्या है, उससे कम क्या है, वो हर एक बच्चे के हिसाब से अलग अलग बनता है। मतलब किसी को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है तो उसके लिए वो कैटेगरी ए हो गया, और किसी को बजटरी भी सही से समझ में आती है तो उसके लिए वो कैटेगरी बी हो गया। पर मेजर मेजर चैप्टर अपने ये है, वो इतने इतने मार्क्स के हमारे ये चैप्टर आते हैं। अब अपन बात करते हैं सर, जो मैंने आपको बोला था कि अपन बात करेंगे टाइप ऑफ कॉस्टिंग की। टू टाइप ऑफ, हाँ सर, टाइप ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है, मतलब कॉस्टिंग कितने टाइप की होती है, हमें इनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं टाइप ऑफ कॉस्टिंग को। जो आज हमारे ऊपर तो केवल ओवरव्यू था पेपर का, सब्जेक्ट का, इन रियल लाइफ एंड फॉर द पर्पज ऑफ हमारे पेपर के लिए और रियल लाइफ के लिए। बट अब जो मेन टॉपिक है, जो कि हम आज जो एक्चुअली कॉस्टिंग चालू करने वाले हैं वो अब चालू करने वाले हैं। जो हमारा कॉस्टिंग है वो हम अब चालू करने वाले, कॉस्टिंग सब्जेक्ट। तो हम कहाँ से चालू करें, डायरेक्ट चैप्टर उठा ले कि मटेरियल उठा लेते चलो, या फिर डायरेक्ट अपन क्या कहते हैं सर्विस कॉस्टिंग उठा लेते हैं, या फिर अपन स्टैंडर्ड उठा लेते हैं। नहीं, सबसे पहले अपन को अपने बेसिस क्लियर करने पड़ेंगे। तो जो मेरा आज का टॉपिक है आप लोगों को सिखाने का, जिस पे अपन पढ़ने वाले हैं, जो कि मेन अब कॉस्टिंग चालू हो रही है फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी। अब तक तो हमारा केवल ओवरव्यू था समझने के लिए, अब पर्पज ऑफ स्टडी। तो टाइप ऑफ कॉस्टिंग, कितने टाइप की कॉस्टिंग होती है, इससे पहले कितने टाइप की कॉस्टिंग होती है, अपन किन 2 टाइप से कॉस्टिंग को डिवाइड कर सकते हैं वो सीखेंगे। हम किन बेसिस पे कॉस्टिंग के टाइप्स को डिवाइड करेंगे। 2 तरीके होते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। कॉस्टिंग के जो एक टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर होता है, और दूसरे तरीके का होता है अपना ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है सर, ठीक है। टाइप ऑफ कॉस्टिंग में 2 तरीके के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हमारे 3 टाइप की कॉस्टिंग होती है, 3 टाइप की कॉस्टिंग होती है। पहला वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा फिक्स कॉस्ट, तीसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नेचर पढ़ते हैं आज। ठीक है सर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। कॉस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर।
तो सबसे पहले तो अपन पढ़ते हैं वेरिएबल एंड फिक्स। अपन सेमी वेरिएबल भी पढ़ेंगे, पर थोड़ा रुक के। एक बार आपको मैं वेरिएबल कॉस्टिंग क्या होती है और फिक्स कॉस्टिंग क्या होती है ये एक बार मैं समझा दूँ, देन अपन सेमी वेरिएबल पे चलते हैं। और सेमी वेरिएबल होता क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे। तो सबसे पहले आता है अपना वेरिएबल, सेकेंड आता है अपना फिक्स कॉस्टिंग। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, आप मार्केट में गए, आप एक आइसक्रीम की शॉप चलाते हैं, आप मार्केट गए, आपने आइसक्रीम जो डीलर है उसको बोला कि मेरे को एक पर्टिकुलर टाइप की ये आइसक्रीम चाहिए, एक यूनिट कितने रुपए की? तो वो बोलता है सर 25 रुपीज़ की एक यूनिट है। बोलता है अच्छा ठीक है। वो बोलता है अगर मैं 1000 यूनिट लूँ तो पर यूनिट मेरे कितने रुपए की पड़ेगी? तो बोला कि 25 रुपए की पड़ेगी। तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए, फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है? आई थिंक अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में आया होगा ना कि मतलब एक यूनिट भी 25 रुपए की पड़ रही है, अपन 1000 यूनिट भी खरीदे तो भी पर यूनिट वो 25 रुपए की पड़ रही है। माइट भी ये फिक्स कॉस्ट है, हो सकती है, पर नहीं, वो वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? अगर पर यूनिट बेसिस पे वो सेम है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एज ए होल चेंज होती रहती है, बट पर यूनिट वो सेम होती है, वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि आप चाहे एक आइसक्रीम लो, चाहे आप 100 आइसक्रीम लो, वो 25 रुपए की ही पड़ेगी आपको पर यूनिट। तो पर यूनिट तो सेम है, पर यूनिट वो फिक्स है, तो वो फिक्स कॉस्ट नहीं हुई। ये हमेशा हमारे कॉस्टिंग के अंदर एज ए होल नेचर से अपन इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिर फिक्स कॉस्ट है। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है, अगर अपन ने एक आइसक्रीम ली 25 रुपए की पड़ी, 100 आइसक्रीम ली तो वो 25 रुपए की पड़ी, चेंज आ गया ना, वेरी कर लिया ना, तो ये हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट है। पर यूनिट तो क्या है, ये सेम है, पर एज ए होल ये हमारे चेंज हो रही है, तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्टिंग हो गई। और फिक्स कॉस्टिंग जस्ट अपोजिट होती है। फिक्स कॉस्टिंग में ये एज ए होल सेम होती है, पर यूनिट ये चेंज होती रहती है। आपने 12th की इकोनॉमिक्स या फाउंडेशन में पढ़ा होगा, एक इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी कि एक फिक्स कॉस्ट तो जो लगनी है, बट जितनी ज़्यादा अपन आउटपुट करेंगे वो कॉस्ट उतनी कम होती जाएगी। मान लो कि ये क्लासरूम अपना है, इसका रेंट 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए इसका रेंट है, ये अपनी फिक्स कॉस्ट हो गई। अब इस क्लासरूम में अगर 50 बच्चे बैठते हैं तो पर पर्सन 2000 रुपये का रेंट अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे। पर वही अगर 100 बच्चे बैठ गए तो पर पर्सन वो 1000 रुपये आएगा। यानी कि यूनिट बेसिस पे फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाती है, पर एज ए होल फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम होती है। वही हमारे वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर एज ए होल वो चेंज होती रहती है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम होती है। ठीक है सर, हमारे इसके अंदर दो अलग अलग अजम्पशंस है। पहला अजम्पशंस वेरिएबल कॉस्ट में ये है कि वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आईसीआई जो है हमारा इंस्टीट्यूट, ये इन्फ्लेशन नहीं लेता है। मतलब अगर वो सोचता है कि अगर आज 25 रुपए की आइसक्रीम मिल रही है तो आज के 3 साल बाद भी वो 25 रुपए की मिलेगी, ये अजम्पशन रहता है यूजुअली। और जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट के अंदर दो अजम्पशंस रहते हैं। पहला अजम्पशन कि जो फिक्स कॉस्ट है टाइम बेसिस पे वो इंक्रीज होती रहती है। यानी कि आज इस रूम का रेंट 1 लाख रुपए है, पर अगले साल वो 1,05,000 रुपये हो गया, चेंज तो हुआ है वो, पर मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो वेरिएबल हो गया। मतलब सर आपने तो अभी तो आप कह रहे थे कि मतलब एज ए होल चेंज नहीं होता है। तो जो फिक्स कॉस्ट होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर अगर वो फिक्स्ड है या फिर एक पर्टिकुलर कॉस्ट आ रही है, तो एक तो वो अजम्पशन होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए होती है वो। दूसरी अजम्पशन ये होती है इसके अंदर हमारी फिक्स कॉस्ट की, एक सेकेंड, पहले तो मैंने आपको समझा दिया कि एक टाइम फ्रेम के अंदर होती है, और दूसरी अजम्पशंस इसके अंदर होती है अपनी, एक सेकेंड, वेरिएबल कॉस्टिंग में तो अजम्पशन बता दी मैंने आपको कि पर यूनिट वो हमेशा सेम रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। इसके अंदर हमारी क्या कहते हैं टाइम बेसिस पे चेंज होती रहेगी, और टाइम बेसिस पे चेंज होती रहेगी। दूसरा, हमारी फिक्स कॉस्ट एक पर्टिकुलर कैपेबिलिटी कैपेबल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करती है। यानी कि ये क्लासरूम है,
यहाँ पे अभी 100 बच्चे बैठे हुए हैं, 1 लाख रुपए इसका रेंट है, पर पर्सन 1000 रुपये खर्चा आ रहा है। मान लो मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया और बहुत पब्लिसिटी भी, आपने अपने फ्रेंड्स से जाके बोला कि एक आयुष सर है करके, वो बहुत अच्छी कॉस्टिंग पढ़ाते हैं, तो जो 100 बच्चे थे 125 बच्चे हो गए, और क्लास के अंदर उतनी जगह है कि 150 बच्चे बैठ सकते हैं। तो ठीक है, एक पर्टिकुलर कैपेबिलिटी के जितनी कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी, जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी के अंदर वो लिमिट के अंदर बैठ रहे, तो वो उसके अंदर डिवाइड होती रहेगी, और वो 1 लाख रुपए एक पर्टिकुलर कैपेसिटी के लिए वो फिक्स रहेगी। पर मान लो इतना अच्छा प्रचार हुआ कि 250-300 बच्चे आ गए, तो मेरे को 2 क्लासरूम लेने पड़ेंगे या फिर एक बड़ा हॉल लेना पड़ेगा, बड़ा हॉल, जहाँ पे मेरे को रेंट भी ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि जहाँ पहले मेरे 1 लाख रुपए का रेंट लग रहा था, वो अब मेरे को 2 लाख रुपए का रेंट देना पड़ेगा, तो मेरी फिक्स कॉस्ट वापस चेंज हो गई। तो सर आपने बोला था ना कि मतलब वेरिएबल कॉस्ट ये जो एज ए होल चेंज होती रहती है, अपन ने एक आइसक्रीम ली तो 25 रुपए की थी, 100 आइसक्रीम ली तो वो 2500 रुपए की हो गई, तो सर इसमें भी तो ये हुआ, इसमें भी तो 1 लाख रुपए का रेंट था, अब 2 लाख रुपए का रेंट हो गया। सर इसके अंदर मैंने बोला ना, दो एजम्पशंस होती है, पहला एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए होती है फिक्स कॉस्ट, दूसरा एक पर्टिकुलर कैपेसिटी के लिए होती है। अगर कैपेसिटी इंक्रीज हुई तो हमारी फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब अपन थर्ड बात करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है इसके अंदर? सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसके अंदर दो पार्ट, इसके अंदर थोड़ा सा जो सम पार्ट होता है वो फिक्स कॉस्ट का होता है, सम पार्ट होता है अपना फिक्स कॉस्ट का, और थोड़ा सा पार्ट होता है अपना, मतलब सम पार्ट होता है अपना वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक है सर, तो सर अपन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये वाला पार्ट अपना फिक्स कॉस्ट का है और ये वाला पार्ट अपना वेरिएबल कॉस्ट का है? गुड क्वेश्चन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स अज्यूम समर चल रहे हैं, समर चल रहा है, हमारे घर में एसी पंखा लाइट सब चल रही है, तो हमारे बिल आ जाता है मान लो 2500 रुपये का, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा 2500 रुपये का आ जाता है। तो अपने घर वालों ने सोचा कि यार 2500 रुपये ज़्यादा बिल आ गया, तो उन्होंने क्या करा कि सारे घर की 1 महीने के लिए लाइटें बंद कर दी, टेपे चिपका दी कि मतलब लाइट चलानी नहीं अपन को, जीरो इलेक्ट्रिसिटी अपन ने कंज्यूम करी। अगले महीने बिल आता है 300 रुपये का। सर ऐसे कैसे? अपन ने तो जीरो यूनिट कंज्यूम करी, फिर भी ये 300 रुपये का बिल क्यों आया? सर ये होती है फिक्स कॉस्ट, एक पर्टिकुलर हमारा मीटर चार्ज लगता है या फिर गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर चार्ज लगता है, वो हमको पे करना पड़ता है, तो वो तो हमको पे करना ही पड़ेगा। मतलब ये जो 2500 रुपये है उसके अंदर दो एलिमेंट है, एक 300 रुपये का हमारा फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट है, एक 2200 रुपये का हमारा वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट है। तो सर अपन को इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन सा पार्ट, अपन कैसे निकालते हैं कि ये पार्ट हमारा वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है, ये पार्ट हमारा फिक्स कॉस्ट का पार्ट है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। अपन यहाँ पे नाम नहीं देंगे कॉस्ट का, केवल अपन कॉस्ट 1 कॉस्ट 2 करके करते हैं। कॉस्ट 1 2025 2026, कॉस्ट 1 हमने 8000 यूनिट प्रोड्यूस करी, इधर हमने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करी, इधर हमारे 80,000 का खर्चा आया, इधर हमारे 1 लाख रुपए का खर्चा आया। सर आप बता सकते हैं कि ये वेरिएबल कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट है? वो तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा ना सर अपन को। अभी बताया था अपन ने कि पर यूनिट बेसिस पे अगर फिक्स्ड है तो वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी, और ओवरऑल लेवल पे अगर हमारी वो चेंज हो रही है तो हमारी क्या कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो अपन इसको डिवाइड करके देखते हैं। 80,000 डिवाइड बाई 8,000, 10 रुपीज़ पर यूनिट खर्चा आ रहा है अपना कॉस्ट 1 में। कॉस्ट 2 1 लाख रुपए डिवाइड बाई 10, 1 लाख डिवाइड बाई 10,000, इधर हमारा 10 रुपीज़ आ रहा है ना। तो पर यूनिट ये फिक्स है और ओवरऑल ये चेंज हो रही है, तो ये सर हमारी क्या हुई? ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हुई, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हुई। अब अपना सेकंड एग्जांपल, कॉस्ट 2। अपन ने 9,000 यूनिट बनाई, अपन ने 10,000 यूनिट बनाई, खर्चा आया 65,000 रुपये, खर्चा आया अपना 65,000 रुपये, इसको अपन 63 कर देते हैं।
अब एज ए होल ये फिक्स है। एक सेकेंड, ₹63,000 और ₹63,000। आप मेरे को एक चीज बताइए, ये जो कॉस्ट है एज ए होल चेंज हो रही है या फिक्स है? हाँ सर, एज ए होल ये फिक्स्ड है। अपन चेक कर लेते कि पर यूनिट चेंज हो रही है क्या। यस, मतलब लिख के क्या करें, अपन नॉर्मली देख लेते हैं। 9,000 डिवाइड बाई 63,000, नौ सात मतलब ₹7 अपने आ रही है। ये पर यूनिट अपनी ₹7 आ रही है। अगर अपन 9,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर अपन 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो अपनी ₹6.3 पर यूनिट आ रही है। यानी कि पर यूनिट पे तो ये चेंज हो रही है, बट एज ए होल ये फिक्स है। तो ये हमारी हो गई फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या हुआ था कि पर यूनिट तो ये सेम थी, पर एज ए होल चेंज हो रही थी। जो अपन ने शुरू में पढ़ा था कि अगर एज ए होल चेंज हो रही है, पर यूनिट अगर सेम है तो वो वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट अगर एज ए होल फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रही है, बट यूनिट लेवल पे चेंज हो रही है, तो वो हमारी फिक्स कॉस्ट है। अब अपन आते हैं कॉस्ट 3 पे। अब अपन आते हैं कॉस्ट 3 पे। जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है ना सर, वो एज ए होल भी डिफरेंट होती है, पर यूनिट भी डिफरेंट होती है। यस, वो एज ए होल भी डिफरेंट होती है और पर यूनिट भी हमारी वो डिफरेंट होती है। तो तीसरी जो हमने 3,000 यूनिट बनाई, 3,000 यूनिट बनाने में हमारा खर्चा आया ₹27,000 का। फिर हमने 4,500 यूनिट बनाई, उसके अंदर हमारा खर्चा आया ₹33,000 का। हाँ, ये मैं रफ कर देता हूँ। काफ़ी सिंपल कैलकुलेशंस थी, इसमें कुछ टफ था नहीं। एक सेकंड देना मेरे को। कॉस्ट 3। तो सर पहले तो ये बताइए कि एज ए होल ये सेम है या वेरी कर रही है? 27,000, 33,000 सेम नहीं है, मतलब एज ए होल ये चेंज हो रही है। चेंज हो रही है तो वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। हो सकती है वेरिएबल कॉस्ट। एक बार अपन पर यूनिट निकाल के देखते हैं। अगर पर यूनिट सेम हुई तो ये तो वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, पर यूनिट निकालते। 27,000 डिवाइड बाई 3,000, पर यूनिट अपना खर्चा कितना आ रहा है? ₹9 का। ठीक है, एक सेकेंड, मेरा कैलकुलेटर। 9×3=27, वैसे तो 9 ही आ रहा है, लेकिन फिर भी सेफर साइड के लिए ठीक है। एंड सेकेंड हमारा है 33,000 डिवाइड बाई 4,500, सॉरी, पर यूनिट कितना खर्चा आ रहा है हमारा? 33 डिवाइड बाई 4.5, ₹7.33 का। ओह माय गॉड, ना तो ये पर यूनिट सेम है, ना एज ए होल सेम। यानी कि या तो ना तो ये फिक्स कॉस्ट है, ना वेरिएबल कॉस्ट है। तो सर ये है क्या? सर ये हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। यानी कि इसमें कुछ पार्ट, जो कॉस्ट 3 है, एक सेकेंड में ये रफ कर देता हूँ। इसमें हमारा कुछ पार्ट तो है वेरिएबल कॉस्टिंग का, और कुछ पार्ट है हमारा इसके अंदर फिक्स कॉस्टिंग का। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले मैंने एग्जांपल में समझाया था। तो सर अपन इसमें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि सर ये वाला पार्ट हमारे फिक्स कॉस्ट का, ये वाला पार्ट हमारा वेरिएबल कॉस्ट का है? आई विल गिव यू 30 सेकेंड, आप मेरे को आंसर बताइए। ठीक है, तो अपन जो आइडेंटिफाई करते हैं, अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि ये 3,000 से अपन ने जो 4,500 यूनिट प्रोड्यूस करी है, अपन ने कितनी ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करी है। तो अपन ने सिर्फ 1,500 यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करी है। तो इन 1,500 यूनिट प्रोड्यूस करने के अंदर हमको कितनी कॉस्ट लगी होगी? इस 27,000 के अंदर बहुत सारी, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल लिया अपन ने, ₹2,500 में ₹300 तो उसका फिक्स कॉस्ट है ही है। ₹2,200 अपने वेरिएबल कॉस्ट थी। अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करते तो वो ₹2,200 से कम आती, इलेक्ट्रिसिटी अपन ज्यादा यूज करते तो ₹2,200 से ज्यादा आती। इस 27,000 के अंदर कुछ कंपोनेंट ऐसा है जो कि फिक्स्ड है। 33,000 के अंदर
कुछ कंपोनेंट ऐसा है कि जो कि फिक्स है। तो सर वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाले? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे फिक्स्ड होती है। तो जो हमारी कॉस्ट इंक्रीज हुई है 27,000 से 33,000 गई है, कितनी यूनिट बनाने के चक्कर में? 1500 यूनिट बनाने के चक्कर में। तो पर यूनिट एक फिक्स अमाउंट में ही बढ़ी होगी, यानी कि जो 33,000 रुपए लगे हैं 27,000 से, जो हमारा 6,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा है, 33,000 माइनस 27,000, जो हमारे 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा लगे हैं, वो 1500 यूनिट ज्यादा बनाने के लिए लगे। तो पर यूनिट तो सेम लगे होंगे, तो हम डिवाइड कर देंगे 1500 से, तो पर यूनिट हमारी कॉस्टिंग गई 4 रुपए की। बहुत ही लॉजिकल है। इसका फॉर्मूला ये बनता है कि अगर सेमी वेरिएबल कॉस्टिंग से अपन को वेरिएबल कॉस्टिंग निकालने की, पर यूनिट क्या वेरिएबल कॉस्ट रहा होगा, पर यूनिट क्या वेरिएबल कॉस्ट रहा होगा, उसका एग्जांपल होता है टोटल एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस डिवाइड बाय टोटल एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। ये हमारा फॉर्मूला होता है, जो कि मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ होगा, पर समझने के लिए ये एक फॉर्मूला होता है इसका। जैसे अपन फाइंड आउट करते हैं कि पर यूनिट हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या आ रही है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सब्जेक्ट के आखिरी तक काम आएगा और 50 बार से ज़्यादा काम आएगा ये चीज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। चलो इसको रफ कर देते हैं। तो अब अपन निकालते, अब अपन इसमें से अलग अलग करते हैं फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट एंड वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट। अपन ने 4500 यूनिट बनाई, अपन ने 4500 यूनिट बनाई और अपन ने 3000 यूनिट बनाई। इसके अंदर एट द रेट 4 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है, एट द रेट 4 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है। तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 3000 में कितनी लग रही है? हमारी 3000 में वेरिएबल कॉस्ट लग रही है 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? 15,000 रुपये। ये आ रही है सर 15,000 रुपये, ठीक है। और इसके अंदर हमारी कितनी आ रही है? 18,000, ये हम पर माइनस कर देंगे 15,000 रुपये। सेम सेम, तो हमारी फिक्स कॉस्ट तो चेंज हुई नहीं, इधर भी 15,000 आ रही है, इधर भी 15,000 आ रही है, एज ए होल पर यूनिट ये चेंज हो रही है। पर हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एज ए होल चेंज हो गई, 12,000 से 18,000 चली गई। कितना मस्त कॉन्सेप्ट है ना सर सेमी वेरिएबल कॉस्टिंग का। तो ये कुछ तरीके होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, जिसके अंदर अपन वेरिएबल कॉस्टिंग फाइंड आउट करते हैं अलग अलग तरीके से, जो कि एज ए होल चेंज होता है, पर यूनिट फिक्स्ड होता है। फिक्स कॉस्ट एज ए होल फिक्स होता है और एज ए पर यूनिट चेंज होता रहता है। सेमी वेरिएबल एज ए होल भी चेंज होता है, पर यूनिट भी चेंज होता है। इसके अंदर अपन को अलग अलग कंपोनेंट करने पड़ते हैं फिक्स कॉस्टिंग का और वेरिएबल कॉस्टिंग का। ठीक है सर, समझे आप? इसके अंदर वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर एक अजम्पशन है कि आज भी 25 रुपए की, तो वो 2 साल बाद भी 25 रुपए की रहेगी। इन्फ्लेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है 10 में से 9 क्वेश्चन में। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे अगर दे दे तो अपन को उसके अंदर क्या इम्प्लीमेंट करके वो क्वेश्चन सोल्व करना है। और फिक्स कॉस्टिंग के अंदर 2 अजम्पशंस होती है, पहली एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए होती है, दूसरी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी के लिए होती है। एक कैपेसिटी से बाहर जाते से, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जाते से हमारी फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाती है। ठीक है सर, ये तो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर अपन ने डिवाइड कर लिया टाइप ऑफ कॉस्टिंग। अब अपन देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, बहुत शानदार टॉपिक है सर। इसके अंदर मैं आपको मटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड्स का और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मेजरली मोटे मोटे तौर पे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा करके। एक सेकेंड। टाइप ऑफ कॉस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, 3 चीजों में मैं इसको डिवाइड करता हूं। पहला मटेरियल, दूसरा लेबर, तीसरा एक्सपेंसेस, नॉट ओवरहेड, एक्सपेंसेस। 3 बेसिक एलिमेंट कॉस्टिंग होती है अपनी। इमेज करो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हमारी कॉस्टिंग किन किन चीज़ों पे लगेगी?
मान लो कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, पहला मटेरियल मटेरियल होगा अपना, तभी तो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होगा। दूसरा, मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए हमको एक स्किल लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो वो एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट के अंदर अपन देखते हैं, लेबर कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर ये मटेरियल कॉस्ट में अपन मटेरियल देखते हैं। और जो दूसरे एक्सपेंसेस है अपने, अदर एक्सपेंसेस यानी कि हमारे फैक्ट्री का रेंट, अगर अपन ने किराए पे ली हुई है, तो अगर अपन ने खरीदी हुई है तो उसका डेप्रिशिएशन वो एक्सपेंसेस में आता है। मशीनरी का डेप्रिशिएशन या फिर मशीनरी का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के जो भी अपने एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो हमारे अदर एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं। मेजरली ये 3 एलिमेंट होते हैं। अब अगर अपन फर्दर डिवाइड करें तो हर एलिमेंट के अंदर हर एलिमेंट के अंदर 2 टाइप से और ये डिवाइड होती है। मटेरियल 2 टाइप में डिवाइड होती है। पहला डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। लेबर भी 2 में डिवाइड होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस भी 2 में डिवाइड होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अपन अपना एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए एक शर्ट है, ठीक है। इस शर्ट को बनाने में क्या क्या मटेरियल लगा होगा, आप मेरे को एक चीज़ बताइए। इस शर्ट को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगा होगा? सर, कपड़ा, फैब्रिक, यस। कैनवास जो कि कॉलर में लगता है, बटन और थ्रेड, धागे, ठीक है सर। और हम हमारे ये 4 मटेरियल लगे होंगे, फैब्रिक और प्लस 3 अदर आइटम्स, ठीक है सर। अब सर इसमें से मेरे को एक चीज़ बताइए ना कि ये जो मैंने 4 एलिमेंट बताए हैं, फैब्रिक, बटन, कॉलर एंड थ्रेड, इसमें से कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट है और कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट है? सर चारों डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट का क्या कहते हैं, मीनिंग क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट जो अपन डायरेक्टली ट्रेस कर पाए, वही डायरेक्ट कॉस्ट होती है। पर ये आधा अधूरा मीनिंग है सर। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो अपन इजीली ट्रेस तो कर पाए, पर वो इन अमाउंट सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, वो इकोनॉमिकल मैनर में होनी चाहिए। मतलब डायरेक्ट ट्रेसेबल होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट होनी चाहिए और इकोनॉमिकल मैनर में होनी चाहिए, ठीक है सर। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आप एक शर्ट बना रहे हैं, आप रेमंड फैक्ट्री में काम करते हैं, आप एक शर्ट बना रहे हैं, उस शर्ट को आप 3,000 रुपये में बेचेंगे, सेल आउट करेंगे। उसके अंदर आपका जो फैब्रिक यूज़ होगा, फैब्रिक वो कितने रुपए का होगा? आई थिंक 750 रुपये का अपन लेके चल लेते हैं, क्योंकि मेजर कॉस्ट इसी की होती है ना। एंड दूसरा, अपने जो बटन लगेंगे, ये जो बटन है वो लगेंगे, वो कितने रुपए के होंगे? आप किसी भी शॉप पे जाओ, 10 रुपये पकड़ाओ, वो बहुत सारे बटन ऐसे दे देता है। ऑन एन एवरेज अगर पर मान के चले 1 रुपये का एक बटन, ठीक है, 1 रुपये का एक बटन, क्या ये सिग्निफिकेंट है? ऑफ कोर्स नॉट। ये जो हमारे लिए बटन है सिग्निफिकेंट नहीं। बट क्या ये फैब्रिक की जो प्राइस है 750 रुपये, ये सिग्निफिकेंट है? यस। ये जो 750 रुपीज़ है, ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट का जो डेफिनेशन है, डायरेक्ट ट्रेसेबल तो होनी चाहिए, पर वो सिग्निफिकेंट भी होनी चाहिए। 750 रुपये सिग्निफिकेंट है? यस है। क्या ये इकोनॉमिकल है? यस है। क्या ये 1 रुपये सिग्निफिकेंट है? नहीं है। तो हमारे लिए डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होगी। हम जो कैनवास है, मान लो ये 10 रुपये का इस कॉलर के अंदर कैनवास लगा, ये 10 रुपये का लगा, क्या ये 750 रुपये के कंपेयर में सिग्निफिकेंट है? ऑफकोर्स नहीं। जो हमारे धागा लग रहा है, जो थ्रेड लग रहा है, मान लो ये पूरे शर्ट को सिलने में 250 मीटर का धागा लगा होगा, यूज लगा होगा, और टोटल 1000 मीटर का आता होगा एक धागा, और 10 रुपये का आता होगा। तो अपन उसको ट्रेस करने थोड़ी ना बैठेंगे, हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं। मतलब एक आदमी अपन को अलग से बिठाना पड़ेगा, और थ्रेड से ज़्यादा एक्सपेंडिचर या खर्चा तो हमारे उस आदमी को गिनने में या टाइम मतलब उसको उसके टाइम में लग जाएगा, उसमें ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, तो वो भी हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट हो गई। तो इसके अंदर जो जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, मटेरियल एक शर्ट बनाने के लिए, तो उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट है, जो डायरेक्ट ट्रेसेबल है और इकोनॉमिकल मैनर में है, वो तो होती है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट। और बाकी जितनी भी कॉस्ट है, धागा हो गया या फिर बटन हो गए या फिर कैनवास हो गई, वो सारी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है सर। अब अपन बात करते हैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट लेबर की। डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कौन कौन होता है सर? डायरेक्ट लेबर वो लेबर जो
जो मटेरियल हमारा जो ये कपड़ा था उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा, एक स्किल्ड वर्कर यानी कि एक टेलर, वो डायरेक्ट लेबर होता है। इसके उसकी कॉस्ट अपन डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट होती है और इकोनॉमिकल मैनर में होती है। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, एक जो लेबर है, एम्प्लॉय है, उसके पास मटेरियल गया, उसका धागा खत्म हो गया, अब वो धागा लेने भागा भागा जाता है स्टोर रूम में कि मेरे को धागा दे दो। फिर वो आके धागा लगाता है, सिलने लगता है, उसकी मशीन खराब हो गई, वो देखता है कि चलो मशीन में ऑयल लगा देते हैं, वो मशीन में ऑयल लगाता है। फिर बाद में उसको प्यास लग गई, वो पानी पीने चला गया, तो वो क्या इफेक्टिवली काम कर पा रहा है? नहीं। तो वो स्किल वर्कर के साथ अपन एक सपोर्टिव स्टाफ रखते हैं, यानी कि छोटू। जो छोटू होता है, छोटू जो कि हमारा जो स्किल वर्कर है, टेलर है, उसके आने से पहले मशीन को साफ कर देता है, उसमें ऑयलिंग कर देता है, थ्रेड सायर ला के रख देता है। जब भी उसको पानी पीने की ज़रूरत होती है या फिर चाय नाश्ता करना होता है, हमारे जो एम्प्लॉय होता है वो उसके लिए ला के रख देता है। क्या छोटू सिग्निफिकेंट है? ऑफ कोर्स नहीं। मतलब ये इसको कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली छोटू यूज़ नहीं आ रहा, बट इनडायरेक्टली वो यूज़ आ रहा है। क्या छोटू पर्टिकुलर एक स्किल वर्कर के लिए एक रखा हुआ है? नहीं। छोटू जो है 10 स्किल हमारे पास जो वर्कर होंगे उनके बीच में एक छोटू होगा, तो वो हमारा जो छोटू है वो इनडायरेक्ट लेबर है, और जो हमारे स्किल्ड वर्कर है वो हमारे लिए डायरेक्ट लेबर है। ठीक है सर। अब अपन आते हैं एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस में कई टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। अब सर आप तो कह रहे थे ना कि इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, डेप्रिसिएशन, ये तो एज ए होल इनडायरेक्टली यूज आ रहे हैं ना। मतलब एक्सपेंडिचर जो अपनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई, या पर्टिकुलर मशीन का जो डेप्रिसिएशन लगा, या फिर फैक्ट्री का जो भी रेंट लगा, या फैक्ट्री का जो भी डेप्रिसिएशन लगा, वो तो इनडायरेक्टली हुआ ना, क्योंकि आप डायरेक्टली कैसे टेस्ट कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट पे। सर होता क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए एक पर्टिकुलर अलग अलग मशीन यूज़ में होती है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप स्पेशल मशीन मंगा सकते हो, तो जो स्पेशल मशीन आपने मंगाई, आप वो उसका डेप्रिसिएशन सभी प्रोडक्ट पे चार्ज करोगे, या पर्टिकुलर, जैसे ये शर्ट है, इस शर्ट की डिज़ाइन ये अलग एक टाइप का, मान लो कि एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये एक अलग तरीके का डिज़ाइन है, और ये केवल एक पर्टिकुलर मशीन से ही बन सकता है, दूसरी मशीन से नहीं बन सकता है, और उस मशीन से केवल यही तरीके का शर्ट बन सकता है अपना। तो उसका जो डेप्रिसिएशन होगा पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट पे चार्ज करोगे, आप एज ए होल चार्ज करोगे। ऑफकोर्स आप केवल इस पर चार्ज करोगे, वो होती है हमारी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। एक एग्जांपल लेते हैं, 11th 12th। 11th 12th में आप कॉमर्स स्ट्रीम से, साइंस स्ट्रीम भी होता होगा आपके स्कूल के अंदर, तो वहाँ बच्चे के लिए एक लेबोरेटरी हुआ करती थी, तो जो केवल पर्टिकुलर साइंस वाले बच्चों के लिए हुआ करती थी। तो जो लेबोरेटरी है उसका जो एक्सपेंसेस है वो डायरेक्ट एट्रीब्यूट होगा सभी बच्चों पे, कॉमर्स और साइंस सभी बच्चों पे, या केवल साइंस वालों के लिए। तो जो डायरेक्टली पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए, पर्टिकुलर एक सेगमेंट के लिए अपन जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो होती है हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। माना कि वो कहते हैं जो मटेरियल नहीं है वो हमारे लेबर नहीं है, मतलब एक्सपेंसेस वो होते हैं जो ना तो मटेरियल है ना लेबर है, अदर देन मटेरियल लेबर, वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस में दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूट होते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं, जैसे स्कूल का प्लेग्राउंड, उसमें तो आप भी खेलते हैं, कॉमर्स वाले और साइंस वाले भी खेलते हैं, तो सबके लिए तो जो प्लेग्राउंड का एक्सपेंडिचर है वो सबके लिए सेम होगा। जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जो रेंट है, उसी फैक्ट्री के अंदर दो अलग अलग मशीनें लगी हुई है, वो दो अलग अलग मशीनें अलग अलग प्रोडक्शन कर रही है, तो जो फैक्ट्री का रेंट होगा, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन होगा, वो एज ए होल जो लगेगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर वो होगा, मान लो अपन को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक अलग ही प्लांट खोलना पड़ा, तो वो उस प्रोडक्ट के लिए, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। पर एक ही फैक्ट्री के अंदर हमारा सारा काम हो रहा है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं जो जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, एक सेकेंड, इनडायरेक्ट लेबर और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, सर इसका क्या करें? मतलब डायरेक्ट मटेरियल जो हमारा यूज़ हुआ, इसके अंदर कॉस्टिंग में अपन ने वो इसकी कॉस्टिंग में ऐड कर दिया। जो डायरेक्ट स्किल लेबर था, वो घंटे के हिसाब से जितना भी टाइम लगा वो डिवाइड करके अपन ने इस शर्ट के उसमें ऐड कर दिया। हमने जो भी पर्टिकुलर केवल इसके लिए जो मशीन बनाई, उसका जो डेप्रिसिएशन आया, जो इसके लिए अपन ने अलग से प्लांट खोला, उसका जो रेंट आया, अपन ने इसके ऊपर ऐड कर दिया। तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स बचे हैं, यानी कि वर्किंग कैपिटल का इंटरेस्ट,
जो हमारे छोटू है लेबर, जो छोटू है जो कि 10 स्किल वर्कर के बीच में अकेला है वो, एंड फिर अपना इनडायरेक्ट मटेरियल यानी कि जैसे जो इनसिग्निफिकेंट है जैसे बटन या फिर कैनवास या फिर थ्रेड। तो सर ये इनडायरेक्ट इनको क्या ऐड नहीं करेंगे, मतलब जाने देते हैं, डायरेक्ट ऐड कर लिया ना, मतलब इनको क्यों ऐड करें, इनका क्या तरीका होता है, नहीं सर इनको अपन ऐड करेंगे क्योंकि अपन को ओवरऑल कॉस्टिंग निकालनी है क्यों, क्योंकि अपन को वही 3 ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट डिटर्मिनेशन, कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन एंड फाइनल डिसीजन मेकिंग। तो ये 3 एक्टिविटी करने के लिए, कॉस्ट डिटर्मिनेशन करने के लिए हमको इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स को भी डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो सर इनको अपन डिवाइड कैसे करते हैं, तो सर ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, इन तीनों को अपन ऐड करते हैं ना, तो हमारे होते हैं ओवरहेड्स, इनको हम ओवरहेड्स बोलते हैं। तो जो मटेरियल चैप्टर है उसके अंदर अपन पढ़ते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड एम्प्लॉय कॉस्ट, एंड जो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स, वो सब मिलके बनते हैं ओवरहेड्स। ठीक है सर, तो ये 3 टाइप की कॉस्टिंग होती है ओवरहेड से। फिर इसका एडवांस वर्जन होता है हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो कि मोर साइंटिफिक होता है, थोड़ा ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में होता है। तो हमारे मोटे मोटे तौर पे टाइप ऑफ कॉस्टिंग, आज अपन ने टाइप ऑफ कॉस्टिंग समझा कि टाइप ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है। अपन एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। टाइप ऑफ कॉस्टिंग 2 तरीके की होती, 2 टाइप से होती है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, दूसरा हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। पहला होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में 3 टाइप की होती है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो एज ए पर यूनिट फिक्स होती है, पर एज ए होल वो वेरी करती रहती है, वो होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। इसकी एजम्पशन क्या होती है कि जो आइसक्रीम आज 25 रुपए की मिल रही है, आज के 1 साल बाद भी 25 रुपए की मिलेगी। इसके अंदर अपन इन्फ्लेशन का इफेक्ट देती नहीं, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो ही देते हैं, पर अपने मन से नहीं देते। फिर आती है अपनी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट एज ए होल फिक्स होती है, पर एज ए पर यूनिट वो चेंज होती रहती है। इसके अंदर भी हमने 2 एजम्पशन पढ़ी थी कि जो फिक्स कॉस्ट होती है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए होती है, अगर उस टाइम फ्रेम से निकली तो वो कम या ज़्यादा हो सकती है। मैं यही नहीं कह रहा कि ज़्यादा ही होगी, कम भी हो सकती है बहुत बार। और दूसरी होती है कैपेसिटी। अगर अपन एक पर्टिकुलर कैपेसिटी यूज़ कर चुके हैं और हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना है, उसके लिए अपन एक्स्ट्रा प्लांट या फिर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा जो रेंट पे अपन वेयर हाउस ले रहे हैं, फैक्ट्री ले रहे हैं, तो कैपेसिटी से ज़्यादा यूज़ करने के लिए हमको फिक्स कॉस्ट चेंज होती रहती है। ये 2 एजम्पशन इसके अंदर होती है। सेमी वेरिएबल के अंदर 2 टाइप के, सेमी वेरिएबल में दोनों टाइप की कॉस्ट होती है, वेरिएबल और फिक्स। इसको निकालने का मैंने आपको बताया कि कैसे निकालते, सेमी वेरिएबल को कैसे डिवाइड करते हैं फिक्स कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ उसकी वजह से कितनी ज़्यादा कॉस्ट लगी, उस कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से। इन सिंपल इसके अंदर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला अपन ने बनाया था कि जितना भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है डिवाइड बाई जितना भी ज़्यादा अपना प्रोडक्शन हुआ है। बहुत ही ईजी है, ये आपके इस सब्जेक्ट के एंड तक काम आएगा और काफ़ी बार काम आएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। देन अपन ने पढ़ा था टाइप ऑफ कॉस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, मटेरियल, लेबर या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट या फिर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। फिर इसमें भी अपन ने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करा था। मटेरियल को 2 पार्ट में डिवाइड करा था, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जो सिग्निफिकेंट हो, डायरेक्टली ट्रेसेबल हो एंड इकोनॉमिकल मैनर में हो, वो डायरेक्ट होती है। ऐसा ही सेम लेबर में, ऐसा ही सेम एक्सपेंसेस में। और जो सिग्निफिकेंट नहीं है, इकोनॉमिकल मैनर में नहीं है, बट डायरेक्ट ट्रेसेबल भी है पर इकोनॉमिकल मैनर में नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, तो वो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाती है। तो मटेरियल के अंदर डायरेक्ट जो मटेरियल में कॉस्ट आती है, सिग्निफिकेंट कॉस्ट, वो मटेरियल कॉस्ट हो जाती है। एम्प्लॉय के अंदर जो स्किल वर्कर की कॉस्ट होती है जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो जाती है, सिग्निफिकेंट होती है और इकोनॉमिकल मैनर में होती है, वो हमारी लेबर एम्प्लॉय कॉस्ट हो जाती है। और जो एक्सपेंसेस के अंदर जो पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए अपन ने खर्चा करा है वो हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं। बाकी जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स है, इनडायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट लेबर एक्सपेंडिचर यानी कि छोटू, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि हमारे जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट हो गया, ये तीनों ऐड होके बनते हैं ओवरहेड्स, जो कि हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ट्रेडिशनली तरीके से जो ओवरहेड्स से जैसा हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे पर्टिकुलर, जब अपन ओवरहेड्स पढ़ेंगे तो इसको और इन डिटेल पढ़ेंगे। इसका भी एडवांस वर्जन होता है ओवरहेड्स का, अपना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।